पिंकी को जमीन पर गिरते हुए देखकर सारे बच्चे शोर मचाने लगे। पिंकी को क्या हुआ देखो, पिंकी गिर गई। पिंकी से बिल्कुल पास अपने घुटनों पर बैठी हुई श्रेया अय्यर घबराकर पिंकी को जगाने की कोशिश करने लगी। वो घबराहट के साथ उसे बोल रही थी, उठो पिंकी उठो, क्या हुआ तुम्हें। जब श्रेया ने देखा कि पिंकी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही है तो नन्ही सी पिंकी को अपने हाथों में उठाकर श्रेया स्कूल के डॉक्टर के केबिन की ओर दौड़ने लगी। रास्ते में घबराई हुई श्रेया पिंकी को आवाज लगाकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, मगर नन्ही सी पिंकी बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। पिंकी की बंद आंखें देखकर श्रेया को ऐसा लगा जैसे उनकी खुद की सांसें बंद हो गई हो। अपने हाथों में पकड़े हुई उस छोटी सी बच्ची के चेहरे को देखकर श्रेया अय्यर को ऐसा लग रहा था जैसे किसी भी वक्त वह फुट फुट कर रोने लगेगी। मगर इस वक्त श्रेया को पता था कि उसे किसी भी तरह जल्द से जल्द नन्ही सी पिंकी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए श्रेया दौड़कर स्कूल के डॉक्टर के केबिन तक पहुंची। पिंकी को एग्जामिन करते हुए डॉक्टर ने यह तय किया कि पिंकी को इसी तरह की कोई एलर्जी थी जिसकी रिएक्शन की वजह से पिंकी बेहोश हो गई थी और इसलिए जल्द से जल्द पिंकी को नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाना होगा। किन्नरी टीचर भी दौड़कर डॉक्टर के केबिन में पहुंची। स्कूल के रूल के मुताबिक अगर स्कूल की किसी भी बच्चे की कोई भी छोटी सी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो तुरंत ही उसके घर वालों को इन्फॉर्म करना क्लास टीचर की ड्यूटी थी। डॉक्टर के केबिन में आकर किन्नरी ने पिंकी के पेरेंट्स को तुरंत ही कांटेक्ट करने की कोशिश की। उन्हें स्कूल के हॉस्पिटल में जल्द से जल्द पहुंचने को कहा। डॉक्टर ने श्रेया को भी कहा हॉस्पिटल चलने के लिए, क्योंकि वह पहली पर्सनल थी जिसने पिंकी को बेहोश होते हुए देखा था, जिससे वो हॉस्पिटल के डॉक्टर को एग्जैक्टली बता सकेगी किस तरह पिंकी बेहोश हुई थी। स्कूल के डॉक्टर ने जैसे ही कहा कि चलो अब हम बच्ची को हॉस्पिटल ले जाते हैं, स्कूल की कुछ पेपम्स आकर पिंकी को उठाने लगे। तभी उन्हें रोककर श्रेया ने पिंकी को अपने हाथों में ले लिया और डॉक्टर के केबिन से बाहर तेजी से निकल गई। स्कूल के डॉक्टर, किन्नरी टीचर और श्रेया स्कूल की एम्बुलेंस में बैठकर हॉस्पिटल की ओर जाने लगे। कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुंचने के बाद वहां के डॉक्टर ने पिंकी को एक इंजेक्शन दिया और कुछ देर पिंकी को एग्जामिन करने के बाद डॉक्टर ने श्रेया को देखकर कहा, आपके बच्चे को मैंगो की एलर्जी है। एक माँ होते हुए भी आप इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। यह सुनकर पिंकी शॉक हो गई। पास ही खड़े स्कूल के डॉक्टर ने हॉस्पिटल के डॉक्टर को समझाने की कोशिश करने लगे कि श्रेया दरअसल स्कूल की डांस टीचर थी, मगर स्कूल के डॉक्टर हॉस्पिटल के डॉक्टर को कुछ कह सके उसे पहले हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर ने स्कूल के डॉक्टर को डांटना शुरू कर दिया। क्या आप जानते हैं मैंगो की एलर्जी कितनी सीरियस कंडीशन में पहुंचा सकते हैं पेशेंट को। आप एक डॉक्टर होते हुए यह कैसे भूल सकते हैं। और नर्स, अब आप जाइए और पेशेंट के लिए आईवी ड्रिप लेकर आइए। स्कूल के डॉक्टर यह सुनते ही पैनिक हो गए। आखिर पिंकी आकाश गुलेरिया की बच्ची थी। अगर पिंकी जल्द से जल्द ठीक नहीं हुई तो गुलेरिया परिवार स्कूल के मैनेजमेंट और स्टाफ को छोड़ेगा नहीं। हॉस्पिटल के डॉक्टर ने पिंकी के लिए कुछ मेडिसिन की। हॉस्पिटल के हाउस बॉय पिंकी को बगल वाले कमरे में ले जाया गया, लेकिन कमरे में एक भी बेड खाली नहीं था। बस एक एग्जामिन चेयर थी और कुछ एग्जामिन मशीन थी। जब नर्स कंफ्यूज हो गई तो आखिर वो पिंकी को कहां सुलाकर उसे आईवी ड्रिप लगाए। तब श्रेया ने वार्ड बॉय को हाथों से पिंकी को अपने हाथों में ले लिया और खुद चेयर पर बैठ गई। श्रेया ने पिंकी को अपनी गोद में सुला दिया। ये देखते ही तुरंत पिंकी को नर्स ने आईवी ड्रिप चढ़ाना शुरू कर दिया। हॉस्पिटल इस वक्त मरीजों से भरा हुआ था, इसलिए कोई बेड अवेलेबल नहीं था। श्रेया के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए पिंकी का इलाज जल्द से जल्द शुरू करने के लिए श्रेया ने ऐसा किया। दिल्ली में सर्दियों का मौसम चल रहा था और ऊपर से नन्ही सी पिंकी शारीरिक तौर पर बहुत वीक थी। आईवी ड्रिप वाली इंजेक्शन पिंकी को लेफ्ट एंड में लगाई गई थी, जिसकी वजह से पिंकी का लेफ्ट एंड बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। पिंकी के छोटे से हाथों को श्रेया ने अपने हाथों की गर्मी देने की कोशिश करने लगी। डॉक्टर और श्रेया के साथ साथ किन्नरी टीचर भी हॉस्पिटल के कमरे में आ गई थी। पिंकी की ऐसी हालत में देखकर किन्नरी टीचर बहुत परेशान हो गई। किन्नरी टीचर मन ही मन भगवान को प्रार्थना करते हुए हाथ जोड़कर कमरे में
यहाँ से वहां घूमने लगी। पैनिक होकर किन्नरी टीचर अपने आप से जोर जोर से बातें करने लगी थी। यह सारी मेरी गलती है, मैंने ही नन्ही सी पिंकी पर ध्यान नहीं दिया। मगर मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है कि हमारे स्कूल में मैंगो आई कहाँ से। आखिर पिंकी को मैंगो की एलर्जी रिएक्शन कैसे हुई। स्कूल के डॉक्टर को भी पिंकी की मैंगो एलर्जी के बारे में पता था और उन्हें भी यह बात अजीब लग रही थी कि आखिर सर्दियों के मौसम में पिंकी मैंगो के कांटेक्ट में कैसे आई। अपनी गोद में सोई हुई बच्ची को देखकर श्रेया एक बात नहीं समझ पा रही थी कि आखिर जो एलर्जी सालों से श्रेया अय्यर को थी, वही एलर्जी नन्ही सी पिंकी को कैसे हो सकती थी। मैंगो एलर्जी एक बहुत बहुत खराब बीमारी थी जो ज्यादातर बच्चों को माँ बाप से होता था। इसी तरह से कहीं ना कहीं श्रेया अय्यर को पिंकी की और एक अनजाना कनेक्शन महसूस होने लगा। कुछ ही देर में हॉस्पिटल कॉरिडोर से किसी के जूतों की टैप होने की आवाज आने लगी। कोई लगभग दौड़ते हुए रूम की ओर आ रहा था। कुछ ही देर में एक आदमी ने औरत दरवाजे के पास आकर पिक करने लगे। इससे पहले कि श्रेया दरवाजे पर खड़े लोगों को देख सकती, किन्नरी टीचर ठीक उनके सामने खड़े होकर कहने लगी, मुझे माफ कीजिएगा मिस्टर गुलेरिया, शायद मुझसे ही कोई गलती हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि कब नन्ही सी पिंकी ने आम खा लिया और उनकी यह हालत हो गई। आई एम रियली सॉरी मिस्टर गुलेरिया। किन्नरी टीचर को साइड में हटाते हुए आकाश गुलेरिया सीधे पिंकी के पास आकर पिंकी के माथे हाथ घुमाने लगा। जब आकाश को इस बात का यकीन हुआ कि पिंकी की सांसें अब नॉर्मल चल रही है, तब आकाश ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए अपनी आंखें बंद की। कुछ देर आकाश ने हेवी ब्रीथिंग करने के बाद अचानक ही अपनी आंखें खोलकर श्रेया को आंखों में आंखें डालकर देखा। आकाश को देखकर श्रेया शॉक हो गई। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे अचानक ही किसी ने श्रेया के शरीर पर पूरी ताकत खींच ली हो। श्रेया अपनी नजरें आकाश से हटाना चाहती थी, मगर कोई ऐसी अनजानी ताकत थी जो श्रेया की नजरों से आकाश की आंखों से हटा नहीं पा रही थी। आकाश को देखते हुए श्रेया ने एक बात नोटिस की कि इतने सालों में आकाश बिल्कुल नहीं बदला था। अगर कुछ बदला था तो वह कि आकाश के कपड़े पहनने का ढंग और शायद वक्त के साथ आकाश में आई हुई मैच्योरिटी। कुछ देर तक आकाश और श्रेया एक दूसरे को देखते रहे। फिर अचानक ही श्रेया ने अपनी नजर आकाश से हटा ली। आकाश भी झटके के साथ खड़ा हो गया। कुछ देर हॉस्पिटल की उस रूम में बिल्कुल शांति छा रही। तब अचानक हॉस्पिटल के डॉक्टर कमरे में दाखिल हुए और आकाश की ओर देखकर कहने लगे, कैसे माँ बाप है आप लोग। जब आपको पता है कि आपकी बच्ची को मैंगो की एलर्जी है, तो क्या आप और आपकी वाइफ इतना भी ध्यान नहीं रख सकती कि बच्चे की मैंगो से दूर रखे। फिर डॉक्टर ने श्रेया की ओर देखते हुए आकाश से कहा, अगर आप ऑफिस में बिजी रहते हैं तो अपनी वाइफ से कहिए कि बच्चे पर निगरानी रखे। दोनों माँ बाप अपने काम में बिजी हो जाएंगे तो बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। डॉक्टर की बात सुनकर श्रेया बिल्कुल ब्लॉक हो गई थी। दो बातों की वजह से श्रेया को शौक में चली गई। पहली तो यह कि अभी उसके गोद में जो बच्ची लेटी हुई थी वह बच्ची आकाश गुलेरिया की थी, और दूसरी बात यह कि यह डॉक्टर पिंकी को आकाश और श्रेया की बच्ची समझ रहा था। जब श्रेया यह सब कुछ सोच रही थी, तभी श्रेया ने कानों पर एक पुरानी जानी पहचानी आवाज पड़ी। दरवाजे से अंदर आती हुई नताशा ने श्रेया को देखकर कहा, श्रेया तुम यहाँ क्या कर रही हो, और तुमने मेरी बच्ची पिंकी को अपनी गोद में क्यों लेटा रखा है। नताशा की बात सुनकर अचानक ही जैसे श्रेया को एक सदमा सा लग गया था। नताशा की बातों से साफ था कि उसके गोद में लेटी हुई नन्ही सी परी आकाश और नताशा की बेटी थी। नताशा श्रेया के बिल्कुल पास आकर कहने लगी, यह क्या कर रही हो तुमने डॉक्टर से ऐसा क्यों कहा कि तुम उसकी माँ हो। मैं पिंकी की माँ हूँ। अब बताओ, क्या तुमने मेरी पिंकी को आम खिलाए थे। तुम्हारे अलावा यह हरकत और कोई नहीं कर सकता। इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता कि यह समझ पाता, नताशा ने श्रेया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज गूंज पूरे कमरे में सुनाई देने लगी और कमरे में मौजूद सभी लोग हैरानी से नताशा को देखने लगे। हॉस्पिटल होने के बावजूद नताशा जोर जोर से श्रेया पर चिल्लाने लगी थी। सबके सामने इस तरह से बिना किसी वजह थप्पड़
खाने के बावजूद श्रेया को अपने इंसल्ट या अपने दर्द से ज्यादा उस बच्चे की फिक्र थी जो इस वक्त उसके गोद में लेटी हुई थी। थप्पड़ की वजह से झटका लगते ही श्रेया ने सबसे पहले अपनी गोद में लेटी हुई पिंकी को सेव कर लिया ताकि झटके की वजह से कहीं पिंकी श्रेया की गोद से गिर ना जाए। तभी नताशा ने श्रेया के हाथ पकड़कर उसे खींच के खड़ा करने की कोशिश की। श्रेया किसी तरह पिंकी को संभाल रही थी। तभी अचानक एक झटके से नताशा का हाथ छूट गया। जब श्रेया ने अपनी नजर उठाकर देखा तो आकाश ने नताशा को जोर से पीछे धकेल दिया था। आकाश गुस्से से नताशा की ओर देखकर कहने लगा, यह क्या कर रही हो तुम? हॉस्पिटल है ये, तुम यहाँ इस तरह का बिहेवियर क्यों कर रही हो? जब आकाश ने ऊंची आवाज में नताशा से बात की तो नताशा अचानक ही फुट फुट कर रोने लगी और आकाश से कहने लगी, मुझे माफ करना, वह मैंने मेरे बच्चे को इस हालत में देखा तो पता नहीं मुझे क्या हो गया। मेरा हाथ उठ गया। मैं कुछ भी सहन कर सकती हूँ मगर मेरे बच्चे की यह हालत में नहीं देख सकती। और मुझे पता है कि इस श्रेया ने जानबूझकर पिंकी को मैंगो खिलाई होगी, वरना मैं तो पूरी सेफ्टी रखती हूँ कि पिंकी कभी मैंगो के करीब भी ना पहुँच पाए। फिर अचानक ही अपना रोना बंद करके नताशा श्रेया की ओर देखकर गुस्से से कहने लगी, और मुझे एक बात बताओ श्रेया, तुम इतने सालों के बाद यहाँ कैसे? और मेरे बच्चे के साथ तुम यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? मुझे पता है जरूर तुम मेरी और आकाश की जिंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़े करने वापस आई हो। नताशा के शब्द श्रेया को तीर की तरह दिल में चुभने लगे थे। किसी वक्त वह जिसे अपनी बहन मानती थी वह नताशा आज श्रेया के पहले और आखिरी प्यार आकाश के साथ खड़ी थी और श्रेया के गोद में जो बच्चे लेटी थी वह उन दोनों की बच्ची थी। अपने इमोशंस पर किसी तरह कंट्रोल पाते हुए श्रेया ने नताशा की बातों का जवाब देते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। इनफैक्ट मुझे तो यह भी पता नहीं था कि पिंकी तुम दोनों की बच्ची है। श्रेया की बातों को झुठलाकर नताशा ने श्रेया से पूछा, अगर ऐसी बात है तो पूरी दिल्ली में तुम्हें हमारी ही बच्ची मिली थी आम खिलाने के लिए? अपने आप पर लग रहे इस तरह के एलिगेशन श्रेया बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। गिड़गिड़ाती हुई आवाज में श्रेया ने आकाश की ओर देखकर कहा, मैं तो आज ही सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में डांस टीचर अपॉइंटमेंट हुई हूँ और आज ही यह सब कुछ। इससे पहले कि श्रेया अपनी बात पूरी करती नताशा ताली बजाकर श्रेया से कहने लगी, बहुत खूब, आज ही तुम्हें नौकरी मिली, आज ही तुम्हें हमारी बच्ची मिली और आज ही तुमने उसे मैंगो खिला दी। व्हाट अ कॉन्फिडेंस! अरे दिल्ली में और दुनिया में इतनी सारी स्कूल है जहाँ पर तुम्हें आसानी से डांस टीचर की नौकरी मिल सकती है, फिर तुमने उसी स्कूल में को चुना जहाँ हमारी बच्ची पढ़ती है। क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो कि इतनी सी बात हमें पता नहीं चलेगी? जरूर तुम प्लान करके हमारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम खड़ा करना चाहती हो। जब नताशा इस तरह के एलिगेशन श्रेया पर डाल रही थी तब आकाश चुपचाप खड़ा सब कुछ सुन रहा था। श्रेया को जितनी नताशा से बातें चुभ रही थी उसे कहीं ज्यादा आकाश की खामोशी श्रेया को चुभने लगी थी। नताशा ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर श्रेया से कहा, अब लाओ मेरी बच्ची, मुझे वापस दे दो। हमने वीवीआईपी वार्ड में इसे एडमिट करवाया है, अब तुम्हारी यहाँ कोई जरूरत नहीं। चले जाओ तुम यहाँ से और मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। नताशा बार बार मेरी बच्ची पर जोर देकर श्रेया से पिंकी को लौटाने को कह रही थी। श्रेया अपनी गोद में लेटी हुई बच्ची से दूर नहीं होना चाहती थी मगर श्रेया यह भी समझती थी कि आखिर पिंकी आकाश और नताशा की बेटी थी और पिंकी बस उन्हीं का हक था। किसी तरह हिम्मत करके जब श्रेया ने अपनी गोद में लेटी बच्ची को अपने माँ बाप के हवाले करने की कोशिश की तब श्रेया को अपनी उस बच्ची की याद आई जिसे जन्म देने के बाद उसने खो दिया था। नन्ही सी पिंकी की बंद आंखों और सूखे से होठ को देखकर अचानक ही श्रेया की आंखों में आंसू आ गए। पिंकी को अपने दोनों हाथों से बहुत संभालते हुए श्रेया ने पकड़ लिया और फिर खड़ी होकर वह पिंकी को नताशा के हवाले करने लगी। तभी बेहोशी में बड़बड़ाते हुए पिंकी ने अचानक ही श्रेया का टी शर्ट अपने नन्हे से हाथों से पकड़ लिया और कहने लगी, मम्मा मुझे छोड़कर मत जाओ, मुझे मत छोड़ो। बेहोशी में बोल रही पिंकी की पतली और सॉफ्ट आवाज सुनकर श्रेया का दिल जैसे पिघलने लगा। श्रेया भी नहीं चाहती थी कि वह अपनी गोद में लेटी हुई इस नन्ही सी गुड़िया को किसी के हवाले करे
पता नहीं, मगर श्रेया, जिसका इस नन्ही सी बच्ची से आज से पहले कभी मिलना तक नहीं हुआ था, उसे अपने हाथों में रखकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे श्रेया की गोद में लेटी इस बच्ची के लिए यही सबसे सेफ जगह है। श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे इस बच्चे के मुंह से मम्मा शब्द सुनने के लिए ही वह इतने सालों से तरस रही थी। नन्ही सी गुड़िया को जब श्रेया गौर से देखने लगी, श्रेया कुछ सोच में पड़ गई। तभी नताशा श्रेया के पास तेजी से आई और जोर जोर से श्रेया से कहने लगी, देखो बेटा, मम्मा तो यहाँ है। यह तुम किसी और को मम्मा कह रही हो। आ जाओ मेरे पास, तुम्हें अपनी गोद में उठा लेती हूँ। नताशा ने जैसे ही यह कहा, श्रेया अपने ख्यालों से बाहर आई और उसे सच्चाई का एहसास हुआ कि आखिर इस बच्चे की असली माँ तो नताशा है। नताशा ने अपने हाथों से पिंकी को पकड़ लिया और पिंकी को अपनी गोद में खींचने लगी। पिंकी की नन्ही उंगलियों में मजबूती से श्रेया का टी शर्ट पकड़ रखा था। नताशा ने अपने एक हाथ से पिंकी का हाथ खींचने की कोशिश की। नताशा इतनी जोर से पिंकी का हाथ खींच रही थी कि उसे देखकर श्रेया अपने आप को रोक नहीं पाई और श्रेया ने नताशा का हाथ पकड़ लिया और उसे कहा, यह क्या कर रही हो तुम? थोड़ा आराम से, उसे दर्द होगा। श्रेया की इस बात पर बिगड़ते हुए नताशा ने श्रेया से कहा, वह मेरी बच्ची है, मुझे मत सिखाओ मुझे उसके साथ क्या करना है, छोड़ दो अब उसे। श्रेया ने धीरे से पिंकी की उंगलियों को अपनी टी शर्ट से हटाने की कोशिश की। जिस तरह नताशा बार बार मेरी बेटी कह रही थी, वह सुनकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे कोई श्रेया की अपनी बच्ची को खुद की बच्ची बता रहा था। नताशा जबरदस्ती श्रेया की गोद में लेटी हुई पिंकी को अपनी बाहों में लेना चाहती थी, मगर बेहोशी की हालत में भी साफ पता चल रहा था कि नन्ही सी पिंकी श्रेया की गोद से बाहर आना नहीं चाहती थी। यह देखते हुए नताशा ने अपना फोर्स बढ़ा दिया। श्रेया नताशा को ऐसा करते हुए रोकना चाहती थी, मगर वह एक बच्चे की माँ को कैसे रोके, वह उसे समझ नहीं आ रहा था। पिंकी की ऐसी हालत देखकर श्रेया की आंखों में आंसू आ गई। वो किसी तरह नताशा को रोकना चाहती थी। तभी आकाश गुलेरिया की आवाज नताशा के कानों में पड़ी, रुक जाओ नताशा, मुझे लगता है बेहोशी की हालत में पिंकी श्रेया को अपनी माँ समझ बैठी है। मिस अय्यर, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या आप पिंकी को इसी तरह अपनी गोद में उठाकर वीवीआईपी और तक छोड़ सकती है? श्रेया को यकीन नहीं हो रहा था कि आकाश ने उसे अभी मिस अय्यर कह के बुलाया था। आकाश के मुंह से मिस अय्यर सुनकर श्रेया को ऐसा लग रहा था जैसे सामने खड़ा इंसान तो जाना पहचाना था, मगर उस इंसान का बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। श्रेया ने भी हिम्मत दिखाकर एक हल्की सी स्माइल देते हुए कहा, शोर क्यों नहीं। यह कहकर श्रेया नन्ही सी पिंकी को पकड़कर उस हॉस्पिटल रूम से बाहर निकलकर वीवीआईपी वार्ड की ओर चलने लगी। श्रेया के ठीक पीछे आकाश चल रहा था। दोनों को इस तरह पिंकी के साथ जाते हुए देखकर नताशा ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। दरअसल आकाश को अपने पास रखने की नताशा के पास सिर्फ एक ही चाबी थी और उस चाबी का नाम था पिंकी। इतने सालों में नताशा ने पिंकी को अपने से दूर कभी नहीं किया था और इसलिए वह इतने सालों से आकाश के पास थी। आज इतने सालों के बाद भी किसी ने नताशा के पिंकी को छीना था। नताशा को ऐसा लग रहा था जैसे पिंकी को नहीं, आकाश ने नताशा से छीन रही थी। वीवीआईपी वार्ड में जैसे ही श्रेया ने पिंकी को हॉस्पिटल बेड पर लेटाया, नन्ही सी पिंकी श्रेया की उंगली पकड़ ली। जब लोग यह देखकर हैरान थे कि बेहोशी की ऐसी हालत में भी पिंकी श्रेया को अपने आप से दूर नहीं होना देना चाहती थी। किन्नरी टीचर श्रेया के पास आई और बिल्कुल धीमी आवाज में श्रेया से कहने लगी, देखिए मिस श्रेया, यह सब कुछ जो भी हुआ है वह सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल में हुआ है और अगर हमने इस वक्त गुलेरिया परिवार का साथ नहीं दिया तो हो सकता है वह लोग हमारे स्कूल पर कोई एक्शन उठाए। इसलिए मैं स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जब तक पिंकी स्टेबल नहीं हो जाती आप पिंकी के पास ही रहिएगा। शायद बेहोशी में वह आप ही को अपनी माँ समझने लगी है और अब आप अचानक अगर दूर चले गई तो पता नहीं पिंकी किस तरह रिएक्ट करेगी और मुझे डर है कि कहीं उसकी तबीयत ज्यादा ना बिगड़ जाए।
पिंकी ने श्रेया की राइट हैंड की उंगली पकड़ी थी। श्रेया ने अपना राइट हैंड पिंकी के बगल में बेड पर रखा और पास रखे एक स्टूल पर बैठ गई और फिर किन्नरी टीचर को आश्वासन दिया कि जब तक पिंकी ठीक नहीं हो जाती वह वहीं रहेगी। किन्नरी टीचर और स्कूल के डॉक्टर ने श्रेया को इसीलिए थैंक्स कहा। स्कूल के डॉक्टर ने इसके बाद आकाश गुलेरिया की सिग्नेचर स्कूल के एक फॉर्म पर ले ली और किन्नरी के साथ स्कूल लौटने के लिए वीआईपी वार्ड से बाहर निकल गए। किन्नरी टीचर और डॉक्टर के जाने के बाद कमरे में अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। नन्ही सी पिंकी, नताशा और बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे एक दूसरे को बस देखे जा रहे थे आकाश और श्रेया। सालों बाद आकाश को इस तरह देखकर श्रेया के दिल में हल्का सा दर्द महसूस होने लगा था, मगर इस वक्त श्रेया का दिल और दिमाग दोनों नन्ही सी पिंकी की तबीयत पर था। जब श्रेया ने पिंकी को गौर से देखा तो बेड पर लेटी पिंकी की आंखें बंद थी और होठ हल्के से खुले। पिंकी के गाल लाल थे और पिंकी के दोनों कान बाहर की ओर निकल रहे थे। पिंकी का चेहरा देखकर कहीं ना कहीं श्रेया को उसमें आकाश के फीचर नजर आ रहे थे। श्रेया ने सालों पहले सोचा था कि आकाश जितना हैंडसम लड़का अगर उससे साथ शादी करता है तो उनके भी बड़े क्यूट बच्चे होते। आज बिल्कुल परी जैसे लगने वाले पिंकी ठीक श्रेया की नजरों के सामने थी और वह आकाश की बेटी भी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि इस नन्ही सी परी पर श्रेया का कोई हक नहीं था। 2 घंटे बीत गए थे। पिंकी को होश नहीं आया था। 2 घंटों तक अपने हाथ पिंकी के हाथ में रखे हुए श्रेया ने करवट भी नहीं ली थी। श्रेया ने अपना दूसरा हाथ अपनी कमर पर रखा। अचानक ही श्रेया को पेट में दर्द महसूस होने लगा था। श्रेया ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। अचानक ही आकाश अपनी जगह से उठकर कमरे से बाहर चला गया। आकाश के जाते ही नताशा श्रेया के पास आई और धीमी आवाज में श्रेया से कहने लगी, मुझे माफ कर देना श्रेया, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें गलत समझा मैंने। हमेशा आंखों में और अपने चेहरों पर एरोगेंस मुस्कान रखने वाले श्रेया नताशा की इस बात को रिएक्ट ना करते हुए पास वाले खिड़की से बाहर देखने लगी और कहा, इट्स ओके। श्रेया के मुंह से यह सुनते ही नताशा ने एक लंबी सांस छोड़ी और श्रेया की ठीक बगल में एक स्टूल रखकर उस पर बैठ गई। पिंकी की ओर देखते हुए नताशा ने श्रेया से कहा, पिंकी मेरी और आकाश की इकलौती बच्ची है। जब से उसका जन्म हुआ है उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहती है और इसलिए शायद मुझे आकाश को उसकी इतनी चिंता रहती है। पता नहीं पिंकी को आज डिस्चार्ज मिलेगा या नहीं। पिंकी को मेरे और आकाश के साथ ही सोना पसंद है। नताशा की बात सुनकर खिड़की से बाहर देख रही श्रेया की आंखों से अचानक आंसू टपकने लगे। कहीं ना कहीं श्रेया को यह लग रहा था कि जो जिंदगी आकाश के साथ गुजरने के सपने श्रेया ने देखे थे वह आज नताशा जी रही थी। अचानक श्रेया को आकाश के साथ गुजरे वह दिन याद आने लगे जब सुबह सुबह श्रेया अपनी आंखें खोलती थी तो कच्चे नींद में आकाश उसे बड़ी बड़ी आंखों से देखता रहता। कुछ देर बाद श्रेया को यह बात पता लगी थी क्योंकि श्रेया को नींद में भी अपने डांस स्टेप प्रैक्टिस करने की आदत थी। आकाश को इतनी लात पड़ती थी कि सारी रात उसे नींद नहीं आती थी। फिर एक दिन आकाश ने श्रेया से कहा कि हम एक काम करेंगे, फ्यूचर में हम इतना बड़ा बेड लेंगे कि जिस बेड पर तुम आसानी से डांस कर सको। एक तरफ तुम नींद में डांस करना और मैं एक तरफ चैन की नींद सो सकूंगा। मगर उस वक्त श्रेया ने भी कभी नहीं सोचा था कि उस दिनों के बीच की दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि चाहकर भी श्रेया आकाश को छू नहीं सकेगी। यह ख्याल श्रेया के मन में आते ही श्रेया ने अपनी आंखें बंद की और एक के बाद एक आंसू श्रेया की गालों के नीचे सरकने लगे। कुछ ही देर में आकाश फिर से कमरे में आया। इस बार आकाश के हाथ में एक सैंडविच बॉक्स था। श्रेया ने बॉक्स में रखी सैंडविच को देखा। सीज वेज सैंडविच विद ब्लैक ऑलवेज श्रेया की फेवरेट सैंडविच थी। श्रेया जब भी बाहर जाती तब सिर्फ सैंडविच विद ऑलवेज मंगवाती थी। श्रेया को लगा
आकाश को शायद आज भी याद था कि श्रेया की फेवरेट सैंडविच कौन सी थी और इसलिए वह वही सैंडविच श्रेया के लिए लाया था। मगर जैसे ही आकाश वह सैंडविच लेकर पिंकी के बेड के पास आया, नताशा ने वह सैंडविच का बॉक्स आकाश के हाथों से ले लिया और कहा, थैंक यू सो मच आकाश, तुम कितने केयरिंग हो। तुम जानते हो कि मैं सुबह से भूखी हुई, इसलिए मेरे लिए सैंडविच लाए हो। यह कहकर बॉक्स को अंदर रखे सैंडविच नताशा खाने लगी। यह देखकर श्रेया को आकाश पर चिढ़ होने लगी थी। श्रेया को एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे जानबूझकर आकाश ने उसकी फेवरेट सैंडविच लाकर अपनी पत्नी को खिलाई थी। कुछ देर बाद नन्ही सी पिंकी को धीरे धीरे होश आया। जब पिंकी ने अपनी छोटी छोटी टिमटिमाते तारे जैसी आंखें खोले तो अपने ठीक सामने श्रेया को देखकर पिंकी के चेहरे पर स्माइल आ गई। पिंकी को इस तरह अपने सामने मुस्कुराते हुए देखकर श्रेया का दिल फिर से पिघलने लगा। वह जैसे ही पिंकी के माथे पर अपना हाथ रखने जा रही थी, नताशा ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया, मेरी बच्ची को होश आ गया। आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड। थैंक यू गॉड पिंकी, तुम्हें होश आ गया। आकाश ने पिंकी के पास आकर पिंकी के माथे पर हाथ घुमाते हुए पूछा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है पिंकी। जब पिंकी ने मुस्कुराते हुए आकाश से कहा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पापा, तब आकाश की जान में जान आई। रूम में नर्स आई। नर्स ने नताशा से कहा, आप पेशेंट की माँ है ना, आप ऑफिस में जाकर फॉर्मेलिटी पूरी कर लीजिए, अभी बच्चे को डिस्चार्ज दे दिया जाएगा। फिर उस नर्स ने श्रेया की ओर देखते हुए कहा, माफ कीजिएगा मैडम, मैंने आपको बच्ची की माँ समझ लिया था। वह क्या है ना, बच्ची के काफी फ्यूचर बिल्कुल आपसे मेल खाते हैं, इसलिए मैं भी धोखा खा गई और डॉक्टर साहब भी। यह कहते हुए नर्स नताशा को अपने साथ ऑफिस में ले आई। नर्स की यह बात सुनकर जब श्रेया ने गौर से पिंकी की ओर देखा तो उसने एक बात नोटिस की कि जरूर पिंकी के काफी फीचर्स बिल्कुल आकाश जैसे थे, मगर पिंकी की दबी नाक और पतले होठ बिल्कुल श्रेया के जैसे थे। तभी स्कूल की प्रिंसिपल स्कूल के कुछ स्टाफ मेंबर के साथ आर्यन को लेकर रूम में दाखिल हुए। प्रिंसिपल आकाश को एक कोने में ले गए। प्रिंसिपल ने आकाश से धीमी आवाज में बात करते हुए कहा, वी आर सो सॉरी फॉर दिस नेग्लिजेंस। पता नहीं स्कूल में किसने पिंकी को मैंगो खिला दी। मिस्टर गुलेरिया, आप फिक्र मत कीजिए, हॉस्पिटल के बिल स्कूल मैनेजमेंट पे कर देगा। फ्यूचर में कभी इस तरह की गलती नहीं होगी। आकाश स्कूल मैनेजमेंट पर गुस्सा तो था, मगर अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हुए आकाश ने प्रिंसिपल साहब से हाथ मिलाकर कहा, प्लीज बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम। वहां जब श्रेया ने आर्यन को देखा तो श्रेया ने हैरान होकर आर्यन से कहा, तुम यहाँ कैसे। तब स्कूल के स्टाफ ने श्रेया को एक्सप्लेन करते हुए कहा कि आज स्कूल के गेट पर रिया बेबी को कोई लेने नहीं आया। तब रिया बेबी ने खुद ही कहा कि वह हॉस्पिटल चलकर पिंकी बेबी से मिलना चाहती है और फिर हॉस्पिटल से आप ही के घर साथ चली जाएगी। हॉस्पिटल और पिंकी की तबीयत के कारण श्रेया लगभग भूल चुकी थी कि आज स्कूल से वह आर्यन को ले जाने वाली थी। श्रेया ने इशारे से आर्यन को अपने पास बुलाकर कहा, आई एम रियली सॉरी, मैं लगभग भूल गई थी कि स्कूल के बाद तुम्हें घर ले जाना था। कहीं ना कहीं आर्यन भी यही चाहता था कि वह पहले हॉस्पिटल आकर पिंकी से मिले। आर्यन ने पिंकी की ओर देखकर अपनी धीमी और सॉफ्ट आवाज में पिंकी से पूछा, हाउ आर यू फीलिंग पिंकी। आर्यन की आवाज कानों पर पड़ते ही पिंकी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे पिंकी फिर से बेहोश हो गई थी।